Assalamualaikum students. Today we will discuss the exercise MCQs and short questions of chapter 3 periodic table and periodicity of properties. Okay. क्योंकि प्रीवियस आपने जितने भी हैं टॉपिक कवर कर लिए हैं तो आज जो है हम एक्सरसाइज MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे. Multiple choice question number 1 is the atomic radii of the elements in periodic table. जो है वो उसके बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसका कलर हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, चेंज कर दिया हुआ है. तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है क्या? साइज जो है या एटॉमिक रेडियाई नहीं इंक्रीज होता, क्योंकि हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है. ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में क्या वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है? ये बात बिल्कुल ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है. ओके, द सी ऑप्शन इज डोंट चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है. द करेक्ट वन इज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. Okay, the next question is the amount of energy given out when an electron is added to an atom is called. ये आपके पास जो है डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, तो आपने इसको यहाँ पे मेंशन कर लेना है. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस करता था? एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे करता था, एटॉमिक मास पे करता था, एटॉमिक नंबर पे करता था, या कंप्लीशन ऑफ अ सबशेल करता था. तो इसका आपने ऑप्शन क्या लगाया, एटॉमिक मास पे करता था. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मतलब जो प्रीवियस था मेंडलीव का, वो एटॉमिक मास के बेस पे जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, कंस्ट्रक्ट यानी बनाया गया था. और जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आई है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो उसकी बेसिस क्या है, एटॉमिक नंबर है. ठीक है ना, एटॉमिक नंबर की बेस पे उसको बनाया गया है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the fourth and fifth period of the long form of periodic table are called long periods. ठीक है, शॉर्ट पीरियड तो नहीं है, फर्स्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड है, सेकंड एंड थर्ड आर नॉर्मल पीरियड, फोर एंड फिफ्थ आर लॉन्ग पीरियड, सिक्स एंड सेवन आर वेरी लॉन्ग पीरियड. ठीक है, तो ये प्रीवियस वाले टॉपिक में से ये क्वेश्चन बनाया गया है. Okay, the question MCQ number 6 is which one of the following halogen has lowest electronegativity. तो आपने पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं आप, और आपके पास आपके जो लास्ट टॉपिक था आपकी बुक पे, उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक में टेबल बना हुआ है, तो आपने वहां से देख के भी आप इसको कर सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसकी, इन चारों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोएस्ट है. तो फ्लोरीन को तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो वैल्यू है पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन तो नहीं हो सकता. तो अगर इसका सीक्वेंस आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपको पता है कि आयोडीन जो है वो जो है बॉटम की तरफ आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो कम होगी एज कम्पेयर टू ऑल अदर्स. Okay, then question number 7 is along the period which one of the following decreases. Along the period यानी left to right जब move करते हैं तो कौन सा ट्रेंड जो है वो डिक्रीज होता है? तो एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ओके, हमने ये तीनों ट्रेंड पढ़े थे BCD के, इन ये सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं. इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट ये क्या हो रहे हैं, ये इंक्रीज होते हैं, और एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है इन अलोंग द पीरियड. ओके, ट्रांजिशन मेटल्स जितनी भी हैं आपके बुक में अगर आप देखें,
ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं जितनी भी एलिमेंट्स वो क्या हैं, ऑल गैसेस हैं, ऑल मेटल्स हैं, ऑल नॉन मेटल्स हैं, ऑल मेटलाइट्स हैं। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखें आपकी बुक के अंदर जो बना हुआ है, तो येलोइश पोर्शन जो है पेज नंबर 48 पे अगर आप देखें, तो जो येलोइश पोर्शन है ये सारी की सारी क्या है, ये मेटल्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा, वो ट्रांजिशन मेटल्स। आपको पता है कि यहाँ पे जो है हमने क्या पढ़ा था कि डी ब्लॉक जो है उसमें है ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स हैं और ये कहाँ पे आ रहा है, ये डी ब्लॉक आप देखें 3 to 12 वाले पोर्शन में आ रहा है। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखो सारी की सारी क्या है, मेटल्स हैं येलो कलर के अंदर। तो आप उसको जो है यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, या कलर यहाँ पे हमने चेंज किया हुआ है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के सारा आपने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो यहाँ पे आपने इन चारों में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आयनाइजेशन एनर्जी को किलो जॉल पर मोल में जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जी हाँ करते हैं, ये इनकरेक्ट नहीं है। इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एब्जॉर्प्शन ही होती है। ठीक है, और रिक्वायरमेंट का मतलब, रिक्वायर एनर्जी का मतलब यही है ना कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड। आपको पता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी इस चीज को अभी डिस्कस किया था मल्टीपल क्वेश्चन जो है 7 में भी। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड। पीरियड में ग्रुप में जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन पीरियड में इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे वो सी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। ओके, पॉइंट ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को भी हम किलो जॉल पर मोल में मेजर करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और पीरियड में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या होते हैं, इंक्रीज होती है। तो ये वाली ऑप्शन सी ऑप्शन फिर यहाँ पे क्या होगी, इनकरेक्ट हो गई। Okay, now we will discuss the short question. The first question is, why are noble gases not reactive? Most important short question बहुत ज़्यादा ये पूछा भी जाता है कि नोबल गैसेस जो हैं वो क्यों रिएक्टिव नहीं होती। क्योंकि जो जितनी भी नोबल गैसेस यहाँ पे अगर आप देखें, ये पीरियोडिक टेबल में हमने ये 0 ग्रुप जो है इनको हम क्या कहते हैं, ये नोबल गैसेस हैं। तो नोबल गैसेस के बारे में इन्होंने कहा है कि ये क्यों रिएक्टिव नहीं होती, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में ये जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ। यानी जैसे हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नियॉन के केस में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर्गन के केस में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर नीचे क्रिप्टॉन की बात करें, जीनॉन की बात करें, तो इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये इनके पास मजीद जो है वो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं ये कर सकते, वेकेंट प्लेस नहीं होती इनके पास, स्पेस नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से ये कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज गेन या शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये रिएक्टिव नहीं होते, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि noble gases are not reactive because they have their valence shells completely filled with electrons. They have 2 or 8 electrons in their valence shell. Their atoms do not have vacant space. Vacant क्या है कि खाली spaces इनमें नहीं होती in their valence shell to accommodate more electrons. Therefore, they don't gain, lose or share electrons. Okay, the question number second is, why cesium atomic number 55 requires a little energy to release its 1 electron present in the outermost shell? अगर यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल का एक ट्रेंड दिखाया गया है साइज का कि टॉप टू बॉटम साइज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अब न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल कम होता है।
ठीक है, ये सीजियम के केस में अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो इजीली जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोई भी आके निकाल के ले जा सकता है, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी जो भी आएगा उसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो इसलिए आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, सीजियम रिक्वायर लिटिल एनर्जी बिकॉज इट हैज ग्रेटर एटॉमिक साइज, more shielding effect due to the presence of more electron. That's why it requires little energy, ionization energy, to release its one electron present in the outermost shell. Okay, the next question is, how is periodicity of properties dependent upon number of protons in an atom? Periodicity of properties जो है वो क्यों डिपेंड कर रही है प्रोटॉन नंबर के ऊपर? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स में, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी रिसर्चेस की गई और उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकते हैं बॉन्डिंग के दौरान, और न्यूट्रॉन वेरी करते हैं। जिस तरह आइसोटॉप्स की हमने डिटेल पढ़ी थी कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। तो और वो किस बेस में हम कह रहे थे, न्यूट्रॉन की बेस पे कह रहे थे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, और प्रोटॉन नंबर क्या चीज़ है, एटॉमिक नंबर हम कहते हैं। तो इसलिए जो है पीरियोडिसिटी हम क्या कहते हैं कि जो एक रेपिटिशन आ रहा होता है वो, क्योंकि एलिमेंट टू एलिमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है एटॉमिक नंबर, तो उसी लिहाज से वो ट्रेंड बन रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, number of proton in an atom represents or shows the atomic number of the element which increases regularly by 1 from element to element। क्योंकि हम periodic table में आपने देखा है कि हाइड्रोजन के पास 1 है atomic number उसका, क्योंकि 1 प्रोटॉन है, और नेक्स्ट जो है वो हीलियम है, सेकंड उसका 2 प्रोटॉन है उसके पास, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 2 हो गया। इसी तरह लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सेकंड पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 1 बाय 1 जो है वो अगर आप देखो तो इंक्रीज हो रहे हैं प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर, उसी की बेस पे हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है। So the arrangement of elements according to increasing atomic number shows the periodicity of the electronic configuration of the elements that leads to periodicity in their properties। periodicity हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि repetition जो आ रही होती है properties के अंदर, एक ही तरह से एक flow में जब वो सारा repetition आ रहा होता है, तो वो किस बेस पे आ रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे आ रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है, और वो आपको पता है सारे ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है। तो आपने इसका आंसर इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक कैटाइन फॉर्मेशन इजीली। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जो है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखिए पोटेशियम के केस में इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इनर शेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर आप मूव कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो उतने ज़्यादा वो न्यूक्लियस के चार्ज को मास्क कर लेंगे, अपने तक महदूद रखेंगे और आउटर मोस्ट शेल तक जाने ही नहीं देंगे। इसलिए यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप यही कहेंगे कि अगर हाइड्रोजन और पोटेशियम को कंपेयर करेंगे आपस में, तो इसमें से पोटेशियम के केस में से आप इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली वहाँ से निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन या लिथियम और सोडियम। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, The shielding effect of electrons makes the cation formation easy because it reduces the nuclear pull of the outermost electrons and they are less tightly held by the nucleus and can easily be lost from the outermost shell।
Okay, the next question is what is the difference between Mendeleev periodic law और modern periodic law? तो दोनों में हम कंपैरिजन डिफरेंस में हम क्या कहते हैं कि हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, कंपैरिजन का, और दोनों दो पॉइंट्स की बेस पे हम कंपैरिजन करते हैं। एक तो डेफिनेशन की बेस पे कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ शोज एज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स लाइक पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हमने क्या किसकी बात की थी, एटॉमिक नंबर की बात की थी। और एटॉमिक मास लेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी क्योंकि ये वेरी करती रहती थी, तो इसलिए जो, और ये बेसिस था ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का। और एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी क्योंकि ये फिक्स था और एलिमेंट टू एलिमेंट जो है वो वेरी करता था। तो एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की जो है बेसिस है। तो ये आपने दो कंपैरिजन यहाँ पे लिख लेने हैं। Okay, the next question is what do you mean by groups and periods in the periodic table? अब लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन पूछी हुई थी, इसलिए हमने लाइन लगा के उसका आंसर किया था। अगर यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स और पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो आपने कंपैरिजन के केस में नहीं लिखना, आपने लाइन लगा के नहीं लिखना, आपने सीधा सीधा जैसा डेफिनेशन लिखनी है। जैसे ग्रुप को आप लिखेंगे वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल का ग्रुप। कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम इसे स्टडी करते हैं। पीरियड्स क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, और 7 पीरियड्स हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको हम रीड करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपने डिस्कस करने। Okay, the next question is why and how are elements arranged in fourth period? Fourth period में elements क्यों arrange किए जाते हैं, ठीक है, और किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे किए जाते हैं, और क्यों किए जाते हैं उसके रीजन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जो फोर्थ पीरियड में जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल, अगर हम बात करते हैं 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल की बात हम करते हैं, ठीक है, इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 18 होते हैं, और इसमें 2 जो होंगे वो एस में होंगे, 10 जो होंगे वो पी ब्लॉक में आएंगे, एंड 6 ऑफ देम विल बी इन डी ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इसको लिख रहे हैं द एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन are arranged in the fourth period because they are all having 4 electronic shells, ठीक है। ये फोर्थ पीरियड का मतलब है इसके पास 4 shells हैं, ठीक है। It contains 18 elements. 2 of them are S block elements, 10 of them are P block elements, and 6 of them are D block elements, ठीक है। और mode of arrangement क्या है? They are arranged by increasing atomic number from left to right in the period. Okay, the next question is why the size of atom does not decrease regularly in a period. पीरियड में जो है वो साइज एटम का डिक्रीज नहीं होता रेगुलरली। The size of atom does not decrease regularly in a period. This irregularity in the transition element is due to the involvement of D subshell. It provides poor shielding effect. इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एटॉमिक साइज वाले टॉपिक में। अगर आपको इसको डिटेल में वहाँ पे इसको देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपने इसका आंसर सिर्फ इतना ही लिख देना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड। पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आप इसको बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, पहले ही आपने इसका ट्रेंड लिख देना है, उसकी सारी रीज़न यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। ओके, आज के टॉपिक में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं इन डिटेल और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को बड़े ध्यान से करना है क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा जो है वो इन क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। थैंक यू सो मच।